गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हम लोग का वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी अभी, ठीक है ना। लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा और जहां से मैं छोड़ा था वहीं से मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन से, जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट पढ़ लिए थे, उस पर बेस्ड सारा क्वेश्चन कर लिए थे। तो मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट में क्या बताए थे? CH3 CH CH2 CH3 है और यहाँ पे H है और CH2 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यही था ना। और यहाँ पे H था, तो यहां से क्या हो रहा था? ये 1 नंबर कार्बन था, ये 2 नंबर कार्बन है, ठीक है ना। और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? इसका अल्टरनेट नंबर कार्बन, अल्टरनेट कार्बन हो जाएगा, थर्ड नंबर कार्बन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेट कार्बन, ठीक है ना। ये जो अल्टरनेट कार्बन है, सॉरी अल्टरनेट एटम है, सॉरी अल्टरनेट एटम है, अल्टरनेट क्या है? H एटम है, ये भी इसका अल्टरनेट एटम है, इसका भी ये भी क्या है? इसका अल्टरनेट एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसे अल्टरनेट एटम जो होता है ना, वो यहाँ से यहाँ पे जाता है, शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 2 नंबर और अल्टरनेट सेकेंड नंबर और अल्टरनेट का बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो H की तरफ शिफ्ट करता है और यहाँ से H यहाँ पे चला जाता है। तो H की तरफ शिफ्ट करता था, H पे कौन सा चार्ज आता था? निगेटिव चार्ज आता था। और ये H माइनस लेके यहाँ पे जाके क्या करता था? बॉन्ड बनाता था। और ये जो पॉजिटिव था वो 2 नंबर कार्बन पे आता था, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो बनता था कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन बन जाता था। देखिए ध्यान से यहाँ पे, यही ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ? अल्टरनेट एटम, अल्टरनेट एटम विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये क्या है? आपका अल्टरनेट एटम है, ठीक है ना। और अल्टरनेट एटम भी यहां से क्या जाता है? कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने जाता है, वो इसके साथ क्या करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी का जो लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका जो सेकेंड हम लोग इसको बोल सकते हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या है? रिंग एक्सपेंशन, यही हम लोग पढ़ने वाले थे। और इसके बाद क्या आएगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए ध्यान से, रिंग एक्सपेंशन पढ़ने से थोड़ा सा पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के अंदर मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा रेजोनेंस, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डांसिंग रेजोनेंस। सिग्मा रेजोनेंस या क्या बोलते हैं हम लोग? डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, सिग्मा रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस पढ़ने से थोड़ा सा पहले एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे इसी का पार्ट है बेसिकली। ये क्या है आपका? साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है आपका? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहां पे कितना होगा बॉन्ड एंगल? 60 डिग्री का होगा। ये जो कार्बन है वो क्या है? sp3 कार्बन है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्री होना चाहिए था। अरे बात समझ में, 109.5 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों बॉन्ड को कुछ इस तरह इस एंगल पे होना चाहिए था 109.5 डिग्री पे, लेकिन इसको क्या किए हुए हैं? जबरदस्ती इसको क्या किए? फोल्ड करके इसको कहां पे रखे हुए हैं? 60 पे आए हुए हैं बॉन्ड। तो दिक्कत है यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर स्ट्रेन बढ़ा होगा बॉन्ड के अंदर। स्ट्रेन कैसे बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे जब ये पास पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन भी तो होगा साथ में, बॉन्ड पे रिपल्सन भी होगा। क्लियर है? तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, रिपल्सन बढ़ेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, एंगल स्ट्रेन।
एंगल स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आइडियल बॉन्ड एंगल से, ठीक है ना, जो बॉन्ड एंगल में डेविएशन आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल स्ट्रेन। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि इसे इसका आइडियल बॉन्ड एंगल कितना था, ये क्या है आपका आइडियल, ये क्या है आइडियल बॉन्ड एंगल, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री का। तो क्या यहाँ पे आइडियल बॉन्ड एंगल से क्या यहाँ पे डेविएशन हुआ, 60 पे आया तो कितना का डेविएशन हुआ होगा, सोचिए यहाँ पे कितना का डेविएशन हुआ होगा, घटा दीजिए इसको, तो 109.5 में से 60 घटा दीजिए कितना बच जाएगा 49.5 डिग्री, मतलब 49.5 डिग्री का यहाँ पे क्या हुआ डेविएशन। और एक बात ध्यान रखना आप लोगों को कि जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना ही कम होगी। स्ट्रेन का मतलब सिंपल समझना तनाव, टेंशन, ठीक है ना, तो जितना ज्यादा तनाव होगा बॉन्ड में वो उतना ज्यादा क्या होगा अनस्टेबल होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर एंगल स्ट्रेन बढ़ता है, क्या बढ़ता है, एंगल स्ट्रेन इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इफ एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। कोई दिक्कत यहां तक। और इससे क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन से क्या हुआ, बॉन्ड पेयर रिपल्सन इंक्रीजेज, बॉन्ड पर रिपल्सन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। यहाँ पे क्या बोला मैंने कि साइक्लोप्रोपेन में कितना होता है 60 डिग्री एंगल होता है, sp3 इसका होता है हाइब्रिडाइजेशन, होना कितना चाहिए था 109.5 डिग्री एंगल होना चाहिए था। मतलब इसको हम क्या मानते हैं आइडियल बॉन्ड एंगल मानते हैं, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, ये ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मॉलिक्यूल में क्या हो गया, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुका है। तो जो स्ट्रेन एंगल की वजह से प्रोड्यूस होता है ना, जो स्ट्रेन एंगल की वजह से प्रोड्यूस होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल स्ट्रेन। सोचिए ये दोनों बॉन्ड को 109 पे होना चाहिए ताकि ये क्या फिर कोई भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्री कब एक्वायर करता है, जब उस ज्योमेट्री में वो ज्यादा स्टेबल फील करता है एज कम्पेयर टू द अदर ज्योमेट्री। अब सोचिए कि इस ज्योमेट्री में ज्यादा फील कर रहा था, लेकिन ये है एक्चुअली कितना पे 60 डिग्री पे। अब सोचिए कि क्या ये अभी मॉलिक्यूल स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है क्योंकि वो अपने ज्योमेट्री में नहीं है। sp3 का मतलब क्या होता है टेट्राहेड्रल, तो क्या वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में तो है नहीं, मतलब वो क्या हो गया यहाँ पे, कहने का मतलब क्या है कि जो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कम हो चुका है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बॉन्ड एंगल क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे बात समझ में। तो यहाँ पे जब ये दोनों बॉन्ड नजदीक नजदीक आ जाएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये क्या होगा, दूर भागना चाहेगा, ये भी दूर भागना चाहेगा ताकि अपने वो जो आइडियल बॉन्ड एंगल है उसको एक्वायर कर ले। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। बात करूं sp3 ओवरलैपिंग का, sp3 ओवरलैपिंग का, ठीक है, इससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। sp3 ओवरलैपिंग करेगा, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो दिक्कत है यहाँ तक। कुछ एक्सेप्शनल केस भी है जैसे बेंजाइन, वो अलग की बात है, बस अभी हमको ये इतना सिंपल सा चीज समझना है। अब देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होता है, और ये मान लीजिए किसी एक एटम का है और इधर से भी कोई एक एटम अपना sp3 लेके आया और दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। और ये जो बॉन्ड बनता है वो किस पे बनता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बनता है। ये क्या है आपका यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, बहुत ही इफेक्टिव बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड बना यहाँ पे, ये क्या बना, इफेक्टिव बॉन्ड बना।
ठीक है, ये क्या बना आपके यहाँ पे, इफेक्टिव बॉन्डिंग हुआ। ठीक है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, मतलब यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो एक्सिस के जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, मतलब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको हम लोग कुछ एंगल पे ओवरलैप करवाते हैं। तो कैसे होगा देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये इसका हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह का गया, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग किया। अब सोच के देखिए, क्या ये ओवरलैपिंग जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर चला गया है या ना। अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा वो इफेक्टिव होगा या लेस इफेक्टिव होगा, लेस इफेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि टेढ़ा हो गया ना बॉन्ड, टेढ़ा हो गया ना ऑर्बिटल। अब ऐसे आता तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि अगर यहाँ पे इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगा। लेकिन जब यही बॉन्ड इस तरह से चला जाएगा और ऑर्बिटल इस तरह से चला जाएगा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो, इफेक्टिव दिखे ध्यान से कितना ओवरलैपिंग है, बहुत कम ही ओवरलैपिंग हो रहा है ना। ये जो दोनों कॉमन एरिया, ओवरलैपिंग मतलब कॉमन एरिया, ये बहुत कम कॉमन एरिया आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब करेंगे देखिए ध्यान से इतना तक कॉमन एरिया आ गया। मतलब यहाँ पे अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रहा है तो वहां पे कॉमन एरिया ज्यादा आएगा, मतलब कॉमन एरिया ज्यादा आने का मतलब ओवरलैपिंग स्ट्रांग हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन जब ऐसे करेंगे तो कॉमन एरिया क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या है, लेस इफेक्टिव। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग इज लेस इफेक्टिव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, यहां पे एक आर्क टाइप का बना लेता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना, एट एबव द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के क्या है, एबव है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो किस तरह से होता है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग साइक्लोप्रोपेन का कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी क्या होगा sp3। तो यहाँ पे sp3 है, तो यहाँ का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, वो कैसे बना होगा, sp3 के ओवरलैपिंग से बना होगा। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए जानते हैं यहाँ पे कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम, और यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम। sp3 का ओवरलैपिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो जब sp3 का ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगा। कोई दिक्कत है यहां तक। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये सब क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कर रहा है। चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, आप ही सोच के देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजदीक नजदीक आ चुका है, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, एंगल कम है ना, 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन से क्या होगा, एंगल एक्सटेंशन की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, बहुत ज्यादा रिपल्सन आ गया। मतलब एंगल एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, एंगल एक्सटेंशन समझना है कि इसे आइडियल बॉन्ड एंगल से वो कितना डेविएट किया अपना एंगल। अरे बात समझ में, आइडियल बॉन्ड एंगल से वो कितना एंगल डेविएट हो गया। तो कैसे निकालते हैं, तो जो यहाँ पे एंगल होता है, ठीक है ना, जो साइक्लोअल्केन में जो एंगल होता है उसको लेते हैं, और जो एंगल आइडियल एंगल है, जैसे मान लेते हैं कि आपको इसका निकालना है एंगल स्ट्रेन, मतलब कितना ये डेविएट किया। तो क्या करना है यहाँ पे, आइडियल बॉन्ड एंगल माइनस इंटीरियर बॉन्ड एंगल। आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 49.5 डिग्री हो जाएगा। 49.5 डिग्री का एंगलेशन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक बेयर स्ट्रेन थ्योरी में आता है, उसको मैं अलग से डिस्कशन कर दूंगा उसको मैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जितना ज्यादा यहाँ पे एंगल शो करेगा ना, इसका मतलब ये समझना है कि वहां पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। एंगल स्ट्रेन क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा है, अगर स्ट्रेन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही कम स्टेबल है। बस इतना समझना है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये इस तरह से ओवरलैपिंग हुआ होता, ठीक है ना, तो बताइए कि यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा होता, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मोर रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर क्या होता, यहाँ पे क्या होता, मोर रिपल्सन होता। बॉन्ड पेयर में क्या होता, मोर रिपल्सन होता, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, ये दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, और ये भी क्या होगा, दूर भागेगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो जैसे यहां से ये दूर भागेगा तो कुछ इस तरह से कर्व बना लेगा, चेक कीजिए यहाँ पे, छोड़िए कर्व हटाइए, ये 60 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है ना। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, तो ये दूर भागेगा कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे भागेगा नीचे की तरफ, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, और ये नीचे की तरफ भागेगा, ताकि अपना रिपल्सन क्या कर ले, मिनिमाइज कर ले। तो भागने का मतलब क्या होता है, जो इसका ऑर्बिटल है ना वही ना भागेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्सन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, sp3 हार्बिट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना, तो वहां से वो भागेगा ना। तो मतलब वो ऑर्बिटल अपना लेकर भागेगा, क्लियर है। मतलब ये जो ऑर्बिटल है वो क्या करता है, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेता है। टिल्ट कैसे, मैं दिखाता हूं इसको नोट कर लीजिए, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होता है, कैसे होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। ये इसका क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये दूर चला गया, कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। ये थोड़ा सा क्या हुआ, दूर चला गया। आ रही बात समझ में, कुछ इस तरह का बन गया यहां पे। ये समझना बहुत जरूरी है बाबू, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, ये फालतू का चीज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जस्ट दिखाते हैं कि sp3 अगर टिल्टेड ओवरलैपिंग है तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा। अभी जस्ट दिखाया था मैंने, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से सॉरी sp3 हार्बिट ऑर्बिटल अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं करता है तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग करता है टिल्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्या ये जो बॉन्ड है ये क्या बेंट बॉन्ड बन गया, ऐसे ना होता है बेंट। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ना वो कौन सा बॉन्ड है, बेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, बेंट बॉन्ड। अरे बस समझ में, बेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, यहाँ पे बेंट बॉन्ड आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। अरे बात समझ में,
अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहां तक तो बात हो गई क्लियर आप लोगों को कि ये sp3 कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग किया। अब बताइए कि यहाँ पे ये 60 डिग्री होता, अब प्लस में इधर में कुछ एंगल होगा, इधर कुछ एंगल होगा। देखिए ध्यान से, अगर इसको मैं, अगर इसका मैं शेप दिखाऊं तो कैसे होता है, देखिए ध्यान से, इसका ये एटम और ये एटम, देखिए ये जो हम तो क्या दिखाते हैं बॉन्ड में, क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह का शेप ले लिए हुए हैं, चेक कीजिए तो क्या ये कर्व शेप आ चुका है, कर्व टाइप का, चेक कीजिए कर्व आ गया है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग इसको शो करते हैं, इस तरह से। और यहां का जो एंगल होता है ना वो आ जाता है 109.5 डिग्री, मतलब इस तरह से आ जाता है 109.5 डिग्री। सब एंगल क्या हो जाता है यहाँ पे 109.5 डिग्री हो जाता है। बताइए अभी इस फॉर्म में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन हम लोग ऐसे तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग इसको दिखाते हैं। हम लोग हमेशा कैसे दिखाते हैं, इस फॉर्म में दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये होता है साइक्लोप्रोपेन। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, बेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसके बारे में और भी डिटेल है बेयर स्ट्रेन थ्योरी में, तो उसको मैं अलग से डिस्कशन कर दूंगा ताकि और आपको समझ में आ जाए। मैं बस यहाँ पे इतना ही दिखाना चाह रहा था कि आपको बस इतना समझ में आ जाए कि साइक्लोप्रोपेन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, साइक्लोप्रोपेन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के जस्ट एबव है, जस्ट एबव है, जस्ट एबव है, मतलब ये नीचे हो गया थोड़ा सा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है, बस इतना समझना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है। और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, बेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, बेंट बॉन्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो आप लोग पढ़ते होंगे ना सिग्मा पाई डेल्टा, तो इस तरह से बेंट बॉन्ड भी होता है, ठीक है ना, जो साइक्लोप्रोपेन में पाया जाता है बेंट बॉन्ड। बस मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के जस्ट एबव पे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है, लेस इफेक्टिव बॉन्ड बना हुआ है। अगर ये लेस इफेक्टिव बॉन्ड बना है तो सोच के देखिए, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ कि रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ इस तरह का शेप ले लिया। तो ये क्या सोचा कि भाई हम, अगर हम रिपल्सन की वजह से अगर यहाँ पे ये अनस्टेबल हो रहा है, अगर मैं इस फॉर्म में आ जाऊं तो अपने आप को क्या फील करूंगा, स्टेबल फील करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड के बीच का एंगल तो बढ़ गया। लेकिन वो ये नहीं देखा कि जो बॉन्ड बनाया है वो वीक बॉन्ड बना दिया। अरे बात समझ में क्लियर है। वो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए वो क्या किया, बेंट बॉन्ड तो बना दिया। बॉन्ड कैसा बना दिया, बेंट बॉन्ड। लेकिन वो ये नहीं देखा कि जो बेंट बॉन्ड बन रहा है वो लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग से बन रहा है। वो मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग से नहीं बना है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना है। तो ये जो बॉन्ड है ना बाबू, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, वीक बॉन्ड है। क्या है ये, वीक बॉन्ड। और जब भी वीक बॉन्ड होता है तो मतलब क्या होता है, वो मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल। मतलब ये जल्दी से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाए। वीक बॉन्ड है, अनस्टेबल बॉन्ड है, जल्दी से बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करके वो अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करना चाहेगा बॉन्ड को। क्लियर है यहाँ तक। देखिए यहाँ पे अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ सीपीएम कार्बोकेटायन, मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिग्मा रेजोनेंस का। तो जो सिग्मा रेजोनेंस होता है वो किसमें होता है, सीपीएम कार्बोकेटायन में होता है। किसमें होता है, सीपीएम कार्बोकेटायन में होता है। इसको बोलते हैं हम लोग सीपीएम कार्बोकेटायन, मतलब देखिए यहाँ पे ये क्या है, सीपीएम कार्बोकेटायन। इसमें क्या होता है, सिग्मा रेजोनेंस, इसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस। अभी जस्ट देखिए यहाँ पे कि जो साइक्लोप्रोपेन है इससे कैसा होता है स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। क्या ये बॉन्ड ऐसे रहता है, नहीं, वो क्या आता है, कर्व फॉर्म में। क्या रहता है, कर्व फॉर्म में रहता है, कुछ इस तरह का रहता है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे क्या होता है, समझिए इस चीज को। कार्बन यहां पे क्या है, एक पी एटॉमिक, ये क्या है, sp2 है ना, 120 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल इसका, sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे क्या होगा, एक p परपेंडिकुलर होगा, सब पढ़े थे हम लोग कार्बोकेटायन में। p क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर। कौन सा, pz या कुछ भी ले लीजिए,
हम मान लेते हैं पीजेड, मान लेते हैं यहाँ पे कि पीजेड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये पीजेड है, यहाँ पे एच है, इसको नहीं दिखाया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, और एक्चुअल में यहाँ पे किस तरह से ओवरलैपिंग होता है, कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग होता है sp3 का। यहाँ भी कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग होगा, sp3 का ओवरलैपिंग होगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस पे क्या होगा, ऊपर है, ठीक है ना। एक्चुअल में वो जो हम बनाते हैं साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर। रियल में तो ये क्या है, बेंट बॉन्ड है, कुछ इस तरह का है, क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड से दिखा देते हैं, बट वो सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली नहीं है। वो कौन सा बॉन्ड है, बेंट बॉन्ड है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है आपका, पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये जो ओवरलैपिंग है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इतना इसके करीब आ चुका है कि ये क्या करता है, इसके साथ ओवरलैपिंग करने लगता है। क्या करता है, इसके साथ में ओवरलैपिंग करने लगता है। फिर हम जानते हैं कि इसमें स्ट्रेन है, ठीक है ना। बॉन्ड क्या, वीक बॉन्ड बना हुआ है। अब बॉन्ड वीक बॉन्ड बना हुआ है, जल्दी टूट सकता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहीं दूसरे जगह जाकर बॉन्ड बनाने का चांस मिले, ठीक है, तो वो क्या करता है, तुरंत वहां पे बॉन्ड बनाना चाहेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इसके पी के साथ में, इस कार्बन के पी के साथ में क्या करता है, ओवरलैपिंग करने लगता है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि ये बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है, जल्दी से ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो दिक्कत है यहाँ तक, जब अट्रैक्ट करेगा तो मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे बताइए, जब अट्रैक्ट किया तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुल रहा है, तो यहाँ पे कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ये बॉन्ड क्या हो चुका है, ब्रेक कर चुका है। बॉन्ड क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा इसका, हम लोग बनाए यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है, और ये बॉन्ड है, ये कार्बन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कार्बन आया, और इस कार्बन और यहाँ पे क्या है, कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2। चेक कीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या इधर से भी तो ओवरलैपिंग कर सकता है, ये भी तो ओवरलैपिंग कर सकता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्लियर है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, तब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या, ये डांस कर रहा है, कभी ऊपर से कर रहा है, कभी नीचे से जा रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या हो रहा है, डांसिंग हो रहा है, इसलिए इसका बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। सिग्मा इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है ना, वो जाके यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, क्लियर है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा रेजोनेंस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल हो गया, क्या हो गया, ये स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल हो गया, क्लियर है। अब क्या है ये कार्बोकेटायन इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा रेजोनेंस होता है। सिग्मा रेजोनेंस से क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटायन है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल जो है, ठीक है ना, सॉरी साइक्लोप्रोपेन जो है, साइक्लोप्रोपेन को रिंग ओपन करने का बहुत ज्यादा चांस मिल जाता है। और जैसे वो रिंग ओपन करेगा तो क्या फील करेगा, अपने आप को स्टेबल फील करेगा। तो दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या बनाते हैं, तो कितने हुए, 3, एक ये दो, एक ये दो, एक ये, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या बनाते हैं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनाते हैं हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखिए जानते हैं यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या करना है यहाँ पे, चेक कीजिए यहाँ पे, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे तो एक सिग्मा बॉन्ड है ही है, बट ये बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, ये भी बॉन्ड ब्रेक, मतलब ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, डॉटेड फॉर्म में दिखाएंगे। यहाँ भी कैसे दिखाएंगे, डॉटेड फॉर्म में दिखाएंगे। और ये तो बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है, तो दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ भी क्या दिखाएंगे, डॉटेड फॉर्म में दिखाएंगे,
क्लियर है? यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या बन गया इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है ना? क्लियर है? अब बताइए मुझे यहाँ पे, अगर यहाँ पे ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे सिंपल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें ज्यादा सिग्मा रेजोनेंस होगा, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा सिग्मा रेजोनेंस, फिर इसका आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ध्यान ये भी रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ले लिए और वहां पे हम लोग क्या ले लिए, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा ये स्टेबल होता है सिग्मा रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन। ये क्या है, सिग्मा रेजोनेंस कार्बोकेटाइन। ठीक है ना? ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाइलिक, 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो दिक्कत है यहां तक? तो इसके बाद ये भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, फिर हम डिटेल बात करेंगे कार्बोकेटाइन का अलग से, स्टेबिलिटी ऑर्डर का। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? अब जो मेरा टॉपिक आया कौन सा है, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है ना? अब जो टॉपिक आया कौन सा है, रिंग एक्सपेंशन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन में क्या करते हैं, कैसे होता है रिंग एक्सपेंशन, समझिएगा इस चीज को। हेडिंग डाल दीजिए फिर से वापस, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है? देखिए ध्यान से यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, क्या कंडीशन है कि ये जो रिंग है ना, इस रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन एटम पे, जस्ट बाहर वाले कार्बन एटम पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज must be present, positive charge must be present on the carbon atom just out of the ring के जस्ट बाहर होना चाहिए। ठीक है ना? अब रिंग एक्सपेंशन कौन कौन सा होता है देखते हैं हम लोग यहाँ पे। रिंग एक्सपेंशन कौन कौन सा होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 to 4 होता है, 4 to 5 होता है, 5 to 6 होता है, एंड 6 to 7 होता है। एक्सपेंड करने का मतलब क्या, रिंग को बढ़ाना है, 3 है तो 4 में ले जाना है, 4 है तो 5 में जाना, 5 है तो 6 में जाना है, 6 है तो 7 में ले जाना है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है कि कौन 3 से 4 में जाएगा तो किस कंडीशन में जाएगा, 6 से 7 में जाएगा तो किस कंडीशन में जाएगा। लेकिन ये जो 4 से 5 या 5 से 6 जो होता है ना, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिकली, नो कंडीशन। देखिए यहाँ पे अब हम रिंग एक्सपेंशन सीखने जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4 to 5 पढ़ेंगे एंड 5 to 6, फिर मैं आगे बताऊंगा 3 to 4 एंड 6 to 7, उसमें कुछ कंडीशन है। ये बहुत आसान है। देखिए ध्यान से यहाँ पे 4 है, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, क्या रिंग के जस्ट बाहर वाला कार्बन एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर रिंग के जस्ट बाहर वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, कहीं दूर होगा, उसको क्या करना है, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट करके उसको फिर क्या करना है, रिंग के जस्ट बाहर वाले एटम पे ले आना है, किसको, पॉजिटिव चार्ज को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, अभी जस्ट में बताए थे हम लोग, अभी जब स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे ये 1 ये 2, और ये कौन सा एटम होता है, उसका अल्टरनेट एटम होता है। 2 पे जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा एटम होता है, अल्टरनेट एटम होता है। और अल्टरनेट एटम क्या करता है,
शिफ्ट करता है, कहां पे जाता है, कार्बोकेटाइन के पास में जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां पे आता है, बगल वाले एटम पे आता है, 2 वाले एटम पे आता है। यही देखे थे अभी जस्ट हम, देखिए ध्यान से हम वही काम कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये 1 ले लिए, ये 2 ले लिए, ठीक। तो और ये अल्टरनेट एटम हो गया, या इसको भी ले सकते हैं अल्टरनेट एटम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से ये जो बॉन्ड होता है 2 और अल्टरनेट एटम के बीच में, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग, अल्टरनेट एटम की तरफ ब्रेक करते हैं ना, ताकि यहां पे इस अल्टरनेट एटम पे क्या आ जाए, निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज लेके यहां पे पहुंच जाए। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे, अरे बात समझ में, और ये जाके यहां पे इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच जाए, बॉन्ड बनाने लगे। तो क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे ना, इस टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, ठीक है ना, रिंग के अंदर कितना प्रेजेंट है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये 5। इधर से सर क्यों नहीं आए, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है बाबू, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, इसी को अपना लेना आप लोगों को। देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना मेंबर रिंग बना, 5। तो क्या करना है, चुपचाप 5 मेंबर रिंग बना लेना है, चुपचाप क्या करना है, 5 मेंबर रिंग बना लेना है, ठीक। इसमें क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट कर देना है, 1 2 3 4 5। पॉजिटिव कहां पे आया है, 2 पे आया होगा। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, वही बन गया। तो दिक्कत है यहां तक। एक बात आप लोग को पता ही होगा कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ हम लोग साइक्लोअल्केन देखें 3 4 5 6 मेंबर रिंग में, तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 6 मेंबर रिंग, फिर 5 मेंबर रिंग, फिर 3 मेंबर रिंग, सॉरी 4 मेंबर रिंग, फिर 3 मेंबर रिंग। मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर कि साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, मोर स्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन, मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। अब देखे थे कि साइक्लोप्रोपेन हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है। अरे बस समझ में, एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड पे रिपल्सन भी ज्यादा है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या करता है, बेंट बॉन्ड बना लेता है वहां पे। तो वहां पे जो ओवरलैपिंग भी हुआ था, वहां पे जो ओवरलैपिंग हुआ था sp3 के बीच में, वो भी कैसा बन गया था, वीक बॉन्ड बन गया था, ठीक है ना। ये क्या सोचा कि रिपल्सन की वजह से एंगल स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, एंगल स्ट्रेंथ को कम करने के लिए या रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या किया, दूर भागा। तो ऑर्बिटल से दूर चला गया, और दूर जाके वो बॉन्ड बनाने लगा sp3 बट ये जो बन गया जो बॉन्ड ना, एक का स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बॉन्ड पे रिपल्सन को कम करने के लिए, एंगल को कम करने के लिए वो सोचा कि दूर चले जाते हैं तो स्टेबल बॉन्ड बना लेंगे और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हो गया क्या, उल्टा हो गया। वहां पे ये दोनों तो कम हो गया, लेकिन जो बॉन्ड बन गया वो कैसा बन गया, वीक बॉन्ड बन गया। अरे बात समझ में, क्योंकि वहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाया था। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिए हम लोग, ये 1 ये 2 और ये अल्टरनेट एटम, ये भी अल्टरनेट एटम। तो क्या करते हैं, इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करते हैं और ये जाके अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट करता है। यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, कितना रिंग बना, 1 2 3 4 और ये 5। तो दिक्कत यहाँ तक। तो हमें क्या करना, सबसे पहले 5 मेंबर रिंग बना के नंबरिंग आपको जहां से मन करता है वहां से कर दीजिए। आपको मन है यहां से करने का तो कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 पे क्या है, मिथाइल, डाल दीजिए मिथाइल यहाँ पे। 2 पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज, डाल दीजिए पॉजिटिव यहाँ पे, हो गया। ये क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो गया। अब रुक के चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कुछ और होने वाला है क्या, चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 2 डिग्री का है। अगर यहाँ से हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कर दे तो ये 3 डिग्री का हो जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग अगर कुछ ऐसा लेते हैं, जैसे में यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्या सर यहाँ पे H भी तो है, क्या यहाँ पे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये कार्बन क्या है आपका, sp3 है। कितना होगा बॉन्ड एंगल, 109.5 डिग्री, और ये एंगल एक्चुअली कितना है, 90 डिग्री का है। तो हम लोग एंगल स्ट्रेन कैसे निकाले थे, याद है ना? जस्ट आइडियल बॉन्ड एंगल यही ना है, तो आइडियल बॉन्ड एंगल माइनस जो यहाँ पे इंटीरियर बॉन्ड एंगल है, कितना है, 90 डिग्री का। कितना आ जाएगा यहाँ पे एंगल स्ट्रेन, 19.5 डिग्री का यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन। अब सोच के देखिए कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करा दिए, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करा दिए यहाँ पे हम लोग, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करा दिए, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन क्या हो चुका है, sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और ये कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन निकालिए तो कितना आ जाएगा, 120 माइनस, यही ना आइडियल बॉन्ड एंगल है, 120 माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। क्या यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बढ़ गया? तो एंगल स्ट्रेन बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी घटता, लिखवाया था अभी जस्ट। जब भी एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन मतलब समझना है तनाव, ठीक है ना? स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तनाव। जब भी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करवाते हैं, रिंग एक्सपेंशन करवाते हैं, और ये हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया ना? अब देख यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 5 to 6। तो 5 to 6 सिंपल है, ये भी बहुत बड़ा कुछ नहीं है। एक सीख गया तो ये भी आ जाएगा आपको। CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ये 1 लिए, ये 2 लिए, ये अल्टरनेट एटम, ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे डोनेट करेगा। याद है ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे बॉन्ड बनाता है, E पे पॉजिटिव, NU पे निगेटिव, ये सब बताए हुए हैं। NU बनेगा बट यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, C पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, C पे निगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड बनाया, लेकिन कोई चार्ज यहाँ पे नहीं आता है, तो बताया हुआ है, ठीक है ना? तब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, कितना मेंबरिंग बना, 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबरिंग बन गए यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 मेंबरिंग बना लेंगे, ठीक, नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हो गया रिंग एक्सपेंशन। और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। CH पॉजिटिव, CH3 ले लिए, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना? बस ये 2 आइटम इस तरह से दिखा देना है, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या करना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 पे क्या है, मिथाइल है, डाल दिए मिथाइल। 2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। रुक के चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे और भी कुछ आगे होने वाला है क्या, हाँ होने वाला है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये 2 डिग्री से कहाँ चला जाएगा, 3 डिग्री में चला जाएगा, और बढ़ जाएगी इसकी स्टेबिलिटी। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, आप ऐसे मान लेते हैं कि बगल वाले एटम पे नहीं है, ये थोड़ा सा दूर चला गया, ठीक है, यहां आ गया। तो क्या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे,
हाइड्राइड शिफ्ट करके कहाँ पे ले आएंगे, रिंग के जस्ट बगल वाले एटम पे ले आएंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो 4 है तो 5 ही जा सकता है, 5 कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। तो 1 पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है?